everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of chapter number 3, an appraisal of LPG policies. तो class an appraisal of LPG policies means कि हम अब पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में पढ़ा है. अब हमें उन्हें इवैल्यूएट करना है कि वेदर द एलपीजी पॉलिसीज क्रिएटेड अ पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट. तो क्लास हमने क्या देखा, जब हमने एलपीजी पॉलिसीज को पढ़ा तो उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि एलपीजी पॉलिसीज क्रिएटेड बोथ इफेक्ट्स. Policies created positive effects also and they created negative effects also. तो जब हम उनका अप्रेजल करेंगे, उनका इवैल्यूएशन करेंगे, तो we would be studying both the effects. हम पहले पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसीज के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे एंड एलपीजी पॉलिसीज के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे. क्लास आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. एलपीजी पॉलिसीज के फेवर में भी क्वेश्चन आ सकता है और एलपीजी पॉलिसीज के अगेंस्ट भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको दोनों तरफ से रेडी रहना है कि एलपीजी पॉलिसीज के पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे एंड उनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे. ओके, तो क्लास हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उनके पॉजिटिव इफेक्ट से. सो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या बेनिफिट हुए, हम सबसे पहले उन्हें स्टडी करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक. Yes class, the first benefit is increase in rate of economic growth. Yes, reform से हमारी economic growth तो पहले भी हो रही थी, बट रिफॉर्म से उसकी स्पीड बढ़ गई, उसका रेट बढ़ गया. आप देख सकते हो 1980 to 91 में हमारी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी 5.6%. ठीक है, 2017-18 यानी आफ्टर 1991 जब रिफॉर्म्स हो गए तो उसका इफेक्ट थोड़े टाइम बाद आएगा. ऐसे तो नहीं अभी रिफॉर्म करे कल ही इफेक्ट आ जाएगा. तो 2017-18 में इट वाज 6.7% एंड क्लास उसके बाद ये और बढ़ गई, यानी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज इंक्रीजिंग. आप समझ, वो बढ़ी जा रही थी. एंड क्लास ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड, जो रिफॉर्म पीरियड था उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ डिक्लाइन हुई. ठीक है, रिफॉर्म पीरियड में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो कम हो गई. इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है फ्लक्चुएटिंग, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. बट सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी थी. तो आपको मेनली समझना है कि रिफॉर्म पीरियड में जो ग्रोथ हुई वो ग्रोथ मेनली किसकी वजह से थी, सर्विस सेक्टर की वजह से थी. अच्छा, ड्यूरिंग 2012 अगर हम 15 की बात करें तो क्लास इसके अंदर एग्रीकल्चर का हाई ग्रोथ रेट था, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट था 2013-14 में. बट उसके बाद ग्रोथ रेट क्या हो गई, थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई. बेसिकली ये सारा डेटा बेस्ड एक्सप्लेनेशन है. इससे मैं आपको कह रही हूँ 2013-14 में एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी अच्छी थी, बट उसके सब्सिक्वेंट ईयर वो कम हो गई. तो ये डेटा बेस्ड एक्सप्लेनेशन है. इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, फिर डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहा है. बट सर्विस सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ रेट था 10.3% इन 2014-15. समझ रहे हो क्लास, यानी सबसे ज्यादा कमाल अगर किसी सेक्टर ने किया है तो वो क्या, सर्विस सेक्टर. मैं फिर कह रही हूँ 2014-15 में आप ध्यान रखो इसको, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट था 10.3%. बेसिकली पूरे पॉइंट का जिस्ट क्या है, अगर हम डेटाबेस एक्सप्लेनेशन छोड़ें कि रिफॉर्म से एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती जा रही है. एंड अगर किसी सेक्टर की बात करें जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो वो सेक्टर कौन सा है, सर्विस सेक्टर. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली यही है आपके फर्स्ट पॉइंट का जिस्ट. Yes class, second point, increase in foreign investment or we can say inflow of foreign investment. The heading itself explains the point कि reforms के बाद जो foreign investment थी, foreign direct investment यानी जो बाहर की कंपनीज या बाहर के लोग जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो काफी ज्यादा बढ़ गई. यू कैन सी द डेटा इन 1990-91 द इन्वेस्टमेंट वाज, FDI वाज $100 million. एंड आप देख सकते हो 2014-15 तक वो कहाँ पहुंच गई, $73.5 billion. यहाँ पे 100 मिलियन है, वहां पे $73.5 billion. तो इट लेड टू रैपिड इंक्रीज इन FDI. आप देख सकते हो, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कंप्लीटली डेटा बेस्ड, कि रैपिड इंक्रीज हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आफ्टर द रिफॉर्म्स.
यस, नेक्स्ट पॉइंट्स आर क्वाइट इजी, तो मैंने उन्हें एक साथ लिख दिया है. नंबर 3, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. क्लास आफ्टर रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या आया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए. अब यू कैन सी द डिफरेंस. अगर हम डेटाबेस एक्सप्लेनेशन पे जाए तो $6 बिलियन जो कि थे हमारे 1991 में, इट इंक्रीज फ्रॉम $6 बिलियन टू $21 बिलियन इन 2014-15. एंड क्लास रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ कि इंडिया is now one of the largest foreign exchange reserves holder in the world. इस पॉइंट को मार्क कर लो कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है. इतना फॉरेन एक्सचेंज हमने रिजर्व कर लिया, इतना हमने फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट कर लिया कि अब हम नंबर 1, मतलब आप कह सकते हो लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है इन कंप्लीट वर्ल्ड. राइज इन एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए रिफॉर्म्स के बाद. आपको पता है रेस्ट्रिक्शन हट गई, कोटा टैरिफ हट गया, तो देयर वाज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली किस चीज के? ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स. तो अगर आप ये एग्जांपल्स मेंशन करते हो अपने एग्जाम में तो ये काफी ज्यादा आपके लिए, मतलब आप कह सकते हो इंप्रेशन वाली चीज है. और अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, कि अगर पेपर एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है आपका कंप्लीटली, तो आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली किन किन चीजों का बढ़ा. कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन. क्लास देखो, महंगाई पे बहुत कंट्रोल आया. कैसे कंट्रोल आया? उसके पीछे सबसे मेन कारण था इंक्रीज इन प्रोडक्शन. आपको पता है कि जब किसी कंट्री में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, किसी भी चीज की अबंडेंट सप्लाई हो जाएगी, तो प्राइस क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है. आप खुद सोचो, मार्केट में अगर मार्केट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इनका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा. तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन. टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स का प्रोसीजर सिंप्लीफाई किया गया, काफी अननेसेसरी टैक्स हटाए गए, एंड अदर रिफॉर्म्स. इन सब की वजह से इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल हुआ. 1991 पे इन्फ्लेशन था 17% and it reduced to 5.48% in 2015-16. अब आप देखो, अब आप खुद देखो, 17% 1991 में था और उससे रिड्यूस हो गया 5.48% बन गया 2015-16. इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट रिफॉर्म का पॉजिटिव इफेक्ट क्या था क्लास? कि इससे पहले इकोनॉमी जो थी वो मेजरली किस पे डिपेंडेंट थी? पब्लिक सेक्टर पे. ज्यादा से ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी किस पे थी? पब्लिक सेक्टर. बट अब पब्लिक सेक्टर से ज्यादा जो अब हमने किस में डिपेंड करना शुरू, डिपेंड भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हमने किसको ज्यादा एनकरेज करना शुरू किया? प्राइवेट सेक्टर को. प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एनकरेजमेंट मिली, उसको उभरने का मौका दिया गया. कैसे? ऐसे क्या रिफॉर्म्स थे? अगर आपको ध्यान हो, लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश किया गया कि अब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे काफी इजी हो गया प्रोसीजर. काफी इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने अपनी फर्म्स, अपने एंटरप्राइजेस ओपन किए. तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा बाय अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग सिस्टम. नेक्स्ट, removal of restrictions on entry of the private sector in areas which were earlier strictly reserved for the public sector. आपको पता है पहले कुछ एरियाज थे जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे. उनमें से जब प्राइवेट सेक्टर को वहां पे अलाउड नहीं था, वो एरियाज पर्टिकुलरली किसके लिए रिजर्व थे? पब्लिक सेक्टर के लिए. प्राइवेट सेक्टर की एंट्री वहां अलाउड नहीं थी. उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया. यानी जो एरियाज अर्लियर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, अब वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री मिल गई, उन्हें अलाउ कर दिया गया. तो प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसे बढ़ा? आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने की. प्राइवेट सेक्टर एकदम इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? लाइसेंसिंग सिस्टम एबॉलिश हो गया और रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ प्राइवेट. पहले उनकी एंट्री में जो रेस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी गई. ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 6 पॉइंट्स क्लास. हमने 6 पॉइंट डिस्कस करे. इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइज इन एक्सपोर्ट्स, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. वैसे तो हेडिंग्स ही अपने आप में पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हैं, बट डेटा बेस्ड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डेटा आपके इस पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो आई होप आप सबको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. Now let's move to criticism of economic reforms. Yes class, first criticism against the economic reforms is growing unemployment. Class, ये देखा गया कि रिफॉर्म्स के बाद ऑल्दो जीडीपी का रेट बहुत ज्यादा था, अभी हमने फेवर में पढ़ा
कि जो जीडीपी का रेट ऑफ इंक्रीज है वो अच्छा खासा था, मतलब जीडीपी काफी अच्छे से बढ़ रहा था, ग्रोथ पाथ पे था, बट in spite of growth in GDP, employment was not growing at a good pace. GDP बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रही थी। तो GDP growth rate was increasing in the reform period, but such growth failed to provide sufficient employment opportunities. growth होने के बावजूद कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी। सिंपल सा पॉइंट है, ओके। यस क्लास, सेकंड पॉइंट इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। क्लास, इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से एग्रीकल्चर को काफी नुकसान हुआ है और एग्रीकल्चर पे ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है। कौन से पॉइंट्स हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं? नंबर 1, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्लास, पहले क्या था, रिफॉर्म से पहले गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी एग्रीकल्चर में, लाइक इरिगेशन में, पावर में, रोड्स में, मार्केट लिंकेजेस में। तो गवर्नमेंट ने खूब अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि आप जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी, मतलब आप कह सकते हो इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो भी गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, ये जो इरिगेशन है, रोड्स है, मार्केट लिंकेजेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, HYV सीड्स जो है भाई यूज करना, मतलब काफी ज्यादा पैसा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में लगा रखा था। बट रिफॉर्म पीरियड में क्या हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इट वाज रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। तो सबसे बड़ा नुकसान कहते हैं जो एग्रीकल्चर को ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो रिड्यूस कर दी गई। तो जब रोड्स पे, इरिगेशन में, पावर में जब गवर्नमेंट ने अपना पैसा कम कर दिया तो एग्रीकल्चर सेक्टर निग्लेक्ट हो गया। समझ रहे हो बात? गवर्नमेंट ने जब अपनी इन्वेस्टमेंट, जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो निग्लेक्ट कर दी, वो कम कर दी, वो रिड्यूस कर दी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी लॉस हुआ। नंबर 2, रिमूवल ऑफ सब्सिडी। पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी थी भाई फार्मर्स को, क्या फर्टिलाइजर्स उन्हें सस्ते में मिल जाते थे, HYV सीड सस्ते में मिल जाती थी, पेस्टिसाइड्स कम रेट पे मिल जाते थे, बट गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी रिमूव कर दी। सब्सिडी रिमूव होते ही फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और गुड क्वालिटी सीड्स, HYV सीड्स अफोर्ड करना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो सब्सिडी रिमूव करते ही सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे, जो कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स अफोर्ड नहीं कर पाए। थर्ड, लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। यस क्लास, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई। अब इंपोर्ट करने पे टैक्स हटा दिया गया या बहुत ही कम कर दिया गया। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस तक हटा दी गई। हमने डिस्कस किया ना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की, पहले क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन थी कि आप 100 kg से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप 600 kg से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई। टैरिफ भी हटा दिया गया, टैक्स हटा दिया गया, कोटा हटा दिया गया। समझ रहे हो? तो क्लास, इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दी। अब जब ये रेस्ट्रिक्शंस हटी तो फॉरेन कंट्रीज से सामान इंपोर्ट होने लग गया इजीली। इससे क्या हुआ, यहाँ के फार्मर्स को उससे इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस करना पड़ा, जो वो इजीली फेस नहीं कर पाए, वो उस क्वालिटी को मैच ही नहीं कर पाए। देखो, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी इंपोर्ट होते थे उस पे से टैक्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए जो था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसे रिमूव कर दिया गया। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मैंने कहा ना पहले क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन थी, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, इतने टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, इतने केजी से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, वो भी हटा देगा। अब खूब सामान इंपोर्ट हो रहा है, अब फार्मर्स जो थे उन्हें बहुत मुश्किल लगा टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन, दे वर नॉट एबल टू कोप विद द इंटरनेशनल कंपटीशन। शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स। अब क्लास क्या हुआ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी हो गई कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना है। उस चक्कर में क्या हुआ, फूड क्रॉप से शिफ्ट किस पे हो गया, कैश क्रॉप पे। कैश क्रॉप पे समझते हो, टी, कॉफी, इंडिगो, मतलब जिनको जो बहुत इजीली मार्केट में सेल होती है, इंटरनेशनल मार्केट में इजीली सेल हो जाती है और उसको फटाफट वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है,
उन क्रॉप्स को कहते हैं कैश क्रॉप, जो बहुत इजीली इंटरनेशनल मार्केट में बिक जाती हैं और फटाफट वो क्रॉप्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कैश क्रॉप्स। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी से क्या हुआ, फूड क्रॉप्स की बजाय फार्मर्स किस पे फोकस करने लग गए, कैश क्रॉप्स। अब जब मेजॉरिटी फार्मर्स फूड क्रॉप्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स पे फोकस करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो कंट्री में फूड क्रॉप्स की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज। और जैसे ही फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज होगी, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही शिफ्ट करा टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स, इट लेड टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। समझ गए फूड ग्रेन्स के प्राइसेस कैसे बढ़े, ठीक है। तो क्लास ये पॉइंट जो है सेकेंड पॉइंट के ही सब पॉइंट हैं, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के सपोर्ट में ये छोटे छोटे सब पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। यस, थर्ड पॉइंट इज लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बावजूद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, वो फ्लक्चुएटिंग थी, कोई खास इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी। नंबर वन उसका पॉइंट था चीपर इंपोर्टेड गुड्स। क्या हुआ क्लास कि ग्लोबलाइजेशन से और लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि हमने सारे बैरियर्स हटा दिए इंपोर्ट पे। तो उससे क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी अच्छे क्वालिटी के और चीप गुड्स, मशीन मेड चीप गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होने लगे। अब उन गुड्स की क्वालिटी और उनके प्राइस के सामने जो डोमेस्टिक इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। एंड जो इंडियन लोग हैं उन्होंने बाहर के गुड्स को प्रेफरेंस दी, क्योंकि एक तो उनकी क्वालिटी अच्छी, उनके फीचर्स अच्छे और उनका प्राइस कम। कई बार तो क्वालिटी फीचर अच्छे ना भी हो, तो इतना कम प्राइस था उनका कि इंडियन सेलर्स को उनसे टफ कंपटीशन फेस करना पड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहे ना भी हो, बट उसके अंदर ऐसे यूनिक फीचर्स तो इतना कम प्राइस था इंडियन गुड्स के सामने कि इंडियन मार्केट, इंडियन प्रोड्यूसर्स को काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इंपोर्टेड गुड्स, चीपर इंपोर्टेड गुड्स की वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाई। क्योंकि वो तो हम इंडियंस जो अपने बाहर के गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो ना यहाँ के प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट हो रहा है, ना वो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो पा रही है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का ये तो रहा ही है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमेशा कम रही हैं। जैसे कि पावर सप्लाई, आप समझ लो, पावर सप्लाई हो गया, रोड्स हो गई, तो इस सेक्टर में ना इन्वेस्टमेंट हमेशा से कम रही है। अब इन्वेस्टमेंट कम रही है तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कम होने की वजह से भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज। इसका क्या मीनिंग है क्लास की, जैसे इंडिया ने तो अपनी कोटा रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, हमने तो इंपोर्ट कोटा हटा दिया, एक्सपोर्ट कोटा हटा दिया, ठीक है। दूसरी कंट्रीज खूब हमें सामान भेज रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट कोटा हटा दिया, हम खूब सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट कुछ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक एग्जांपल यूएसए, उन्होंने इंडिया से जो है इंपोर्ट कोटा नहीं हटाया। हमने तो हटा दिया, हमने तो इंपोर्ट कोटा भी हटा दिया, फॉरेन कंट्रीज खूब हमें सामान भेज रही है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खूब सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडिया से जो सामान इंपोर्ट, अपनी कंट्री में इंपोर्ट कोटा नहीं हटाया। आप समझो, यूएसए ने इंपोर्ट कोटा नहीं हटाया, तो यानी हम वहां पे फ्री एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, फ्री फ्लो ऑफ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूएसए ने अपना इंपोर्ट कोटा नहीं हटाया। उन्होंने अपना कोटा फिक्स करा हुआ था कि इंडिया से 100 kg से ज्यादा नहीं आएगा भाई, उनका कोटा फिक्स, उन्होंने कोटा नहीं हटाया। तो इस वजह से हम जो है फ्री फ्लो ऑफ एक्सपोर्ट काफी डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं कर पाए। तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, तो चीपर इंपोर्टेड गुड्स से कंपटीशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कम थी, एंड काफी डेवलप्ड कंट्रीज ने अब इंडिया से इंपोर्ट कोटा नहीं हटाया। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने, क्योंकि कोटा रिस्ट्रिक्शंस खास कर जैसे टेक्सटाइल, इंडिया की टेक्सटाइल से कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई, तो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब जब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो पैसा कैसे कमाओगे? ओके, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, काफी डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई। इज दैट क्लियर? They did not remove their quota restriction on import from India. Next
नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास इनएफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। क्लास हमने बीएसटी में इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ रखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। सिंपल टर्म्स में बोलो कि व्हेन द एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, कि जब हम पब्लिक सेक्टर के जो एसेट्स हैं एंड हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर्स जब वो प्राइवेट सेक्टर को बेचता है, अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूँ ना बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, तो जब हम गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कन्वर्ट कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, कैसे? उनके एसेट्स बेच के, जैसे उनके शेयर्स बेच के, मेजॉरिटी शेयर्स अगर हम पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर को बेच दें तो वो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में चेंज हो जाएगा, वो डिसइन्वेस्टमेंट। जब हम पब्लिक सेक्टर के एसेट्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दें तो वो क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। तो हम ये अच्छे से बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। या मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन द एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, या जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एसेट्स और शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचते हैं ताकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाए। ठीक है, तो क्लास कहा गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने खूब डिसइन्वेस्टमेंट करी। गवर्नमेंट हर साल अपना एक बजट सेट करती थी कि भाई हम इतने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी उनके एसेट्स हम प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे। लेकिन ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, ये 2 रीजंस की वजह से बहुत ही ज्यादा कह सकते हो बड़े लेवल पे फेल हुई। ये इनएफेक्टिव रही। गवर्नमेंट तो बड़े मजे से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एसेट सेल कर रही थी प्राइवेट सेक्टर को, बट ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनइफेक्टिव रही ड्यू टू 2 रीजंस। नंबर 1, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एसेट्स थे उनको अंडर वैल्यू किया गया और प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। अंडर वैल्यू समझते हो, मतलब उनकी वैल्यू कम एस्टिमेट की गई, कम वैल्यू लगा के उन्हें प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की फेल हो गई, क्योंकि जो एसेट्स है आप उनको उनकी प्रॉपर वैल्यू पे सेल करो ना, उन एसेट्स को अंडर वैल्यू किया गया, यानी उनकी वैल्यू कम एस्टिमेट की गई और फिर उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल किया गया। अब भाई आप खुद देखो, अगर मेरे पास एक फोन है वर्थ 40,000 का, तो जब मैं उसे सेल करूंगी तो 37, 38, 40 कोशिश करूंगी ना कि जो उसकी वैल्यू है, बट 40,000 के फोन को अगर मैं 5,000 में सेल करूंगी तो यानी वो तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा कंप्लीट लॉस है। तो इसी तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एसेट्स को अंडर वैल्यू किया गया और प्राइवेट सेक्टर को सेल किया गया। सेकंड रीजन कि जितनी भी प्रोसीड्स आप समझते हो ना क्लास, जब कुछ बेच के हमें जो पैसा आता है, जब हम किसी को सेल करते हैं, सेल करने का जो रेवेन्यू आता है उसे हम प्रोसीड्स कहते हैं। तो जो भी डिसइन्वेस्टमेंट करके प्रोसीड्स आई, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जब एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया, तो जो भी प्रोसीड्स आई, जो भी पैसा आया, उसे किस चीज में लगाया गया? गवर्नमेंट के रेवेन्यू शॉर्टेज में, कि भाई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है तो भाई बेचा और पैसा यूज किया गया, ना कि उस पैसे को सोशल डेवलपमेंट या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाया गया या पब्लिक सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करने में लगाया गया। नहीं, जो भी एसेट सेल करके प्रोसीड्स आई, पैसा आया, उसे किस चीज में यूज किया गया? उसे यूटिलाइज किया गया टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, उस शॉर्टेज की भरपाई की गई। उस पैसे से ना कोई डेवलपमेंट हुई, ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्ट्रॉन्ग हुई, ना कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कंप्लीट वेस्ट पॉलिसी साबित हुई। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस क्लास, इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमने जो टैक्स रिफॉर्म किया, उस टैक्स रिफॉर्म का जो मेन मोटिव था वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। टैक्स रिफॉर्म्स भी एक कंप्लीट फेलियर साबित हुए। कैसे? क्लास आपको पता है टैक्स रिफॉर्म्स किस चीज को ध्यान में रख के किए गए थे? व्हाट वाज द मोटिव ऑफ टैक्स रिफॉर्म? द मोटिव ऑफ टैक्स रिफॉर्म वाज टू कर्ब टैक्स इवेजन। कर्ब मतलब रोकना, कि एक तो टैक्स इवेजन ना हो, लोग टैक्स चोरी ना करें। दूसरा, टू इंक्रीज द रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन, कि भाई जब टैक्स कम होंगे तो सभी लोग भरेंगे, टैक्स चोरी नहीं करेंगे, तो टैक्स से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग? टैक्स रिफॉर्म के क्या एम थे? कि टू कर्ब टैक्स इवेजन, कि टैक्स चोरी ना हो। जब टैक्स चोरी नहीं होगी, टैक्स का रेट कम होगा, तो सब लोग टैक्स डिपॉजिट करेंगे, उससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन है वो बढ़ जाएगा। बट क्लास ऐसा हुआ नहीं। जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। उसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, टैरिफ रिडक्शन, कि भाई जब आपने टैरिफ हटा दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो जो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो आपको टैक्स मिलता था, वो अब मिलना बंद हो गया।
टैरिफ क्या होता है? टैक्स ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगता था इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी, वो आपने रिड्यूस कर दिया। तो जब आपने टैरिफ हटा दिया, टैरिफ कम कर दिया, जब आपने खुद ही टैक्स का रेट इतना ज्यादा कम कर दिया टू प्रमोट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या हो गया? कम हो गया। जितना सोचा था उतना बढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने खुद ही टैक्स रेट इतना ज्यादा कम कर दिया, टैरिफ रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिया। इंसेंटिव समझते हो ना? कुछ आप कह सकते हो इंसेंटिव, ऑफर, स्कीम्स, बेनिफिट्स। तो आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को खूब सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए कि हम टैक्स रेट कम कर देंगे, हम 5 साल टैक्स लेंगे ही नहीं। आपने खूब सारे ना ऑफर्स दिए, टैक्स इंसेंटिव, टैक्स बेनिफिट्स दिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर सको। तो जब आप इतने सारे टैक्स इंसेंटिव्स दोगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा। तो टैक्स रेवेन्यू कम होने के 2 रीजन समझ आए। एक तो आपने टैरिफ रिड्यूस कर दिया, दूसरा आपने इतने सारे टैक्स इंसेंटिव्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए कि उससे टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हो गया। ओके, यस क्लास। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्लास, जो न्यू पॉलिसी है उसने क्या देखा गया कि उसने एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया। व्हाट इज द ट्रेंड? एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज एंड सुपीरियर प्रोडक्ट्स। की 1991 की पॉलिसीज के बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, फॉरेन कंट्रीज के इतने अच्छे अच्छे गुड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गए कि एक अलग सा ट्रेंड इंडिया में शुरू हो गया। क्या ट्रेंड शुरू हो गया? प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस आइटम और प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स। तो कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया। ये इतना रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने इसको एंड में डिस्कस किया है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। कंज्यूमर्स आर नाउ डिमांडिंग मोर लग्जरियस एंड सुपीरियर क्वालिटी गुड्स। अनबैलेंस ग्रोथ, या इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्लस क्या देखा गया कि रिफॉर्म से सभी एरियाज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई। कुछ पर्टिकुलर एरियाज में तो ग्रोथ हुई एंड कुछ एरियाज जो काफी क्रूशियल थे, इंपॉर्टेंट थे, जिनमें ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। जैसे क्लास ये एरियाज हैं, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, सर इनमें खूब ग्रोथ हुई, इनमें बहुत ग्रोथ हुई। टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी में, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हुई। ये हमने पूरे अप्रेजल में पढ़ा है कि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे से बढ़ा, ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। लेकिन क्लास जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रीज, इनके अंदर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई, जबकि दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री। ये है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड असली। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट हुई। सर्विस सेक्टर ने खूब अच्छी ग्रोथ दिखाई है, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, खूब ग्रोथ हुई। लेकिन जो हमारे मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पे कोई खास ग्रोथ नहीं हुई। ओके, सो क्लास नाउ वी हैव डिस्कस्ड द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों डिस्कस किए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।